हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। टोटल मिला के अब तक 72 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टेस्ट नंबर 73 डिस्कस करेंगे। ये बैच सेकंड है। 4 अगस्त को जिनका एग्जाम है उनके लिए टेस्ट नंबर 33 है। इससे पहले 40 टेस्ट ऑलरेडी बैच जो पहला था उसमें कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह और सब्जेक्ट के भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। और भी कोई क्वेरी है पूछ लीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वेबसाइट विजिट कर लीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, चाहे आप जनरल स्टडीज के लिए, जीके पेपर के लिए या फिर आपके सब्जेक्ट के पेपर के लिए। लेट्स बिगिन। ग्राम प्रधान कम से कम कितने सदस्यों की मांग पर ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुला सकता है? पंचायती राज हमारे सिलेबस में है। ग्राम प्रधान कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, उनकी डिमांड पे ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुला सकता है। तो इसमें सपोज अगर 100 मेंबर हैं, किसी ग्राम सभा में 100 सदस्य हैं, तो कम से कम 33 सदस्यों की मांग पर एक विशेष बैठक बुला सकता है ग्राम प्रधान। इसका मतलब 1/3 कम से कम इतने होने चाहिए सदस्य, इतने डिमांड होने चाहिए। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। पाटो प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है? पाटो प्रथा है, पाटो ट्रेडिशन, ये कौन से ट्राइब्स के साथ एसोसिएटेड है? पाटो प्रथा है, ये गोंड जनजाति में प्रचलित है। इसमें ये जो दस गात्र बोला जाता है, 10 गात्र में पाटो प्रथा संपन्न कराई जाती है। 10 गात्र क्या होता है? गोंड का एक प्रमुख मृतक संस्कार या क्रियाक्रम जिसको कहते हैं, ये प्रथा संपन्न करवाई जाती है। इसमें जो विडो होती है, विधवा स्त्री, उसको पंचों के सामने चूड़ियां वगैरह पहनाने का ये इसमें रिवाज होता है, उसको पाटो प्रथा कहते हैं। टाटा मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? ये टाटा मामा आर्थिक योजना है, आर्थिक कल्याण योजना। इसका उद्देश्य इनमें से क्या है? तो ये जो स्कीम योजना लागू की गई थी, कब लागू की गई थी? ये सितंबर 2022 में ये योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसमें देखिए 10,000 से और 1 लाख तक, 10,000 से 1 लाख तक का बैंक ऋण या और 7% ब्याज अनुदान और बैंक ऋण की गारंटी, ये युवाओं को स्वरोजगार गतिविधियों के लिए गवर्नमेंट देती है इसमें। लेकिन किसके लिए? जो एसटी कैटेगरी है उसके लिए। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये ध्यान रखिएगा। टाटा मामा आर्थिक कल्याण योजना कब शुरू की गई है? 6 सितंबर 2022 को। शेड्यूल्ड ट्राइब के जो यूथ हैं, युवा हैं, उनको स्वरोजगार के लिए, स्वरोजगार की गतिविधियों के लिए 10,000 से 1 लाख रुपए तक का इसमें बैंक ऋण और 7% ब्याज अनुदान और बैंक ऋण की गारंटी। निम्न में से किस मुख्यमंत्री का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? ये जो ऑप्शन में दे रखे हैं, इनमें से कौन से चीफ मिनिस्टर हैं जिनका जन्म है वो मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? गोविंद नारायण सिंह है, इनका जन्म कहां हुआ है? सतना में। कैलाशनाथ काटजू हैं, इनका जन्म कहां पे हुआ है? रतलाम में। द्वारका प्रसाद मिश्र हैं, इनका जन्म कहां हुआ है? उन्नाव में, उन्नाव उत्तर प्रदेश में। कैलाश चंद्र जोशी हैं, इनका जन्म कहां हुआ है? देवास में। तो अब ये क्लियर हो गया होगा आपको कि द्वारका प्रसाद मिश्र हैं, इनका जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष ग्राम स्वरोजगार योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू कर दी गई थी? ग्राम स्वरोजगार योजना पूरे मध्य प्रदेश में कब लागू की गई थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा? ये 26 जनवरी 2001 में, 26 जनवरी 2001 में संपूर्ण मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में ग्राम स्वरोजगार योजना लागू कर दी गई थी। देखिए, ग्राम स्वरोजगार की बात आई है तो इसका जो
नेशनल जो रूरल इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान है, वो कहाँ पे है? हैदराबाद में है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग जो लोवेस्ट सेक्स रेशियो है वो कौन से जिले का है? जो ऑप्शन में दे रखे हैं इनमें से अब दतिया दे रखा है। दतिया का कितना है सेक्स रेशियो? अकॉर्डिंग टू 2011 873। सेक्स रेशियो क्या होता है? 1000 मेल पे कितने फीमेल हैं वो सेक्स रेशियो हो जाता है। मुरैना की बात करें तो मुरैना का जो सेक्स रेशियो है ये 840 है। भिंड का है, भिंड का सेक्स रेशियो 837 है। ग्वालियर का सेक्स रेशियो है 864 है। इसके नजदीक शिवपुरी की बात कर ले तो शिवपुरी का कितना है? 877 है। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि इनमें से लोवेस्ट है भिंड का। देवास जिले का जाम गोदरानी किससे संबंधित है? देवास जिले में है ये जाम गोदरानी। ये किससे संबंधित है? ये विंड पावर प्लांट है, यहाँ पे पवन ऊर्जा संयंत्र है। देवास जिले में जाम गोदरानी पवन ऊर्जा से संबंधित है। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? ये रतलाम में है। सबसे बड़ी पूछी जाए आपसे विंड प्रोजेक्ट कौन सा है तो वो रतलाम जिले के माता खंडा में है। माता खंडा इन रतलाम डिस्ट्रिक्ट। इसमें और भी है, इंदौर, देवास, राजगढ़, मंदसौर, इनमें भी पवन चक्कियां स्थापित की गई है। गर्द भिल्ल वंश का शासक मध्य प्रदेश में कहां पर था? शासन गर्द भिल्ल ये डायनेस्टी है, ये वंश था। इसका मध्य प्रदेश में कहां पे राज था? गर्द भिल्ल वंश है। राजा गर्द भिल्ल है ये ही गंधर्व सेन अथवा गंधर्व भिल्ल परमार है। गर्द भिल्ल, गंधर्व सेन और गंधर्व भिल्ल ये एक ही है। गंधर्व सेन के बेटे कौन थे? गंधर्व सेन के बेटे ही थे वो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य गंधर्व सेन के बेटे थे और उन्होंने ही भारत से जो शक थे, शकों को खदेड़ा था और इनका शासन रहा था उज्जैन में। सुभाष अमलियार मध्य प्रदेश में किस कला से संबंधित है? सुभाष अमलियार हैं, ये कौन सी कला से संबंधित है? देखिए सुभाष अमलियार हैं, ये भील पेंटिंग से संबंधित है, भील चित्रकला से। कहाँ के रहने वाले हैं ये? सुभाष अमलियार का संबंध है झाबुआ जिले से। गोंड चित्रकला की, गोंड पेंटिंग की बात करें तो गोंड पेंटिंग के साथ कौन एसोसिएटेड है? फेमस आर्टिस्ट की बात करें तो आनंद सिंह। आनंद सिंह श्याम है, ये काफी फेमस गोंड चित्रकार हैं। इनका संबंध कहां से? आनंद सिंह श्याम का डिंडोरी जिले से। पिथौरा पेंटिंग की बात करें तो पिथौरा पेंटिंग भूरीबाई है, ये पिथौरा चित्रकला के लिए फेमस है। भूरीबाई का संबंध किस जिले से है? झाबुआ जिले से। कौन सा रह गया? गुड़िया शिल्पकला की बात करें तो गुड़िया शिल्पकला में अभी पद्म अवार्ड भी दिए गए थे इन दोनों को, शांति और रमेश परमार, इन दोनों को गुड़िया शिल्पकला के लिए पद्म अवार्ड भी मिले थे। इनका संबंध कहां से है? झाबुआ से ही है इनका संबंध भी। तो ये आपके क्लियर हो गया होगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। पूर्णा, अमरावती एवं अरुणावती ये किसकी सहायक नदियां हैं? पूर्णा, अमरावती एंड अरुणावती आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ताप्ती रिवर।
ये ताप्ती रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ताप्ती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ताप्ती रिवर बैतूल से ओरिजिनेट होती है। बैतूल जिले में मुल्ताई, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है ये, और फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होके ये खंबात की खाड़ी में जाकर मर्ज होती है, वहां पे गिरती है। कई बार पूछा जाता है इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, या इनमें से कौन सा शहर किस नदी के किनारे, या इनमें से ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। देखिए बुरहानपुर है, बुरहानपुर, भुसावल और सूरत, ये 3 शहर है ताप इंपॉर्टेंट सिटीज ताप्ती नदी के किनारे। ये ध्यान रखना है आपको, पूर्णा, अमरावती और अरुणावती, ये ताप्ती की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज है। बगसपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? बगसपुर इंडस्ट्रियल सेंटर ये कहाँ पे लोकेटेड है? एक औद्योगिक केंद्र का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाला है, तो कोशिश है कि चाहे इंडस्ट्रियल रीजन जो सेंटर है छोटा हो बड़ा हो, हम पूरा कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 4-5 टेस्ट से यही कोशिश है कि कोई भी टॉपिक ना रहे हमारा, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, लेकिन हम सारा कवर करवा रहे हैं जैसा भी हमारा ये इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। देखिए बगसपुर का पूछा है हमसे, तो बगसपुर कहाँ पे है? नरसिंहपुर में है बगसपुर। कहाँ पे है? अब शाजापुर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कौन सा औद्योगिक केंद्र है? मक्सी, मक्सी इंडस्ट्रियल सेंटर शाजापुर में है। छतरपुर की बात करें तो छतरपुर में कौन सा है? चंद्रपुरा, चंद्रपुरा इंडस्ट्रियल रीजन केंद्र यहाँ पे है छतरपुर में, चंद्रपुरा। बालाघाट की बात करें तो किरनापुर है, किरनापुर इंडस्ट्रियल सेंटर कहाँ पे है? बालाघाट में। ये चारों आप जरूर ध्यान रखिएगा। छिंदवाड़ा का भी एक इंपॉर्टेंट है, बोरेगांव, बोरेगांव इंडस्ट्रियल सेंटर, बोरेगांव औद्योगिक केंद्र कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में। ये एमपीपीएससी में पूछ लेते हैं ये छिंदवाड़ा का कई बार, तो ये इंपॉर्टेंट है, चारों पांचों आप ध्यान रखिएगा। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वीडियो को लाइक किए बिना चले जाते हैं आप लोग, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेस्ट सीरीज के लिए वेबसाइट विजिट कर लीजिए या इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कम से कम इसका पीडीएफ पढ़ लीजिए, ताकि आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो तो गेन कर सकें। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है? ये अभी थोड़े टाइम पहले आया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये। इसमें मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है? इसमें बात किया जाए तो देखिए सबसे ज्यादा जो इसमें है बिहार है, 33.76% आबादी है जो बहुआयामी रूप से गरीब है बिहार में, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद में बिहार के बाद बात की जाए तो दूसरे पे है झारखंड, तीसरे पे है इसमें मेघालय, और उसके बाद में आता है मेघालय के बाद में उत्तर प्रदेश एंड देन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश 5वें नंबर पे है इसमें, और कितना परसेंट बताया है इसमें? 20.63% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। लखनादौन से निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है? लखनादौन से कौन सा नेशनल हाईवे निकलता है? ये निकलता है NH44, ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। पहले ये NH7 के नाम से जानते थे, अभी NH44 के नाम से जानते हैं इसको। मध्य प्रदेश की बात करें तो NH44 है, ये ग्वालियर, सागर,
नरसिंहपुर, लखनादौन, इसके अलावा सिवनी और मुल्ताई। ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर, लखनादौन, सिवनी और मुल्ताई यहां से होके गुजरता है। NH46 की बात करें तो NH46 है, ये भी ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भोपाल, इसके अलावा नर्मदापुरम और शायद अब्दुल्लागंज से भी निकलता है ये, लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भोपाल और नर्मदापुरम से निकलता है। NH45 की बात करें हम अगर तो नेशनल हाईवे 45, ये बरेली के बाद में फिर ये जबलपुर के बाद डिंडोरी। तो NH45, जबलपुर और डिंडोरी। NH47 की बात करें तो NH47 है, ये झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा और शायद ये बैतूल से भी निकल रहा है, शायद नहीं कंफर्म है, बैतूल से भी निकल रहा है, नेमावर से भी निकलता है जहां तक है, लेकिन हमसे पूछा है लखनादौन का, तो NH44B इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है, इनमें से किसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है, ये हमें पूछा गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनमें से किसमें यूज होता है, वर्चुअल रियलिटी, रोबोट्स, या फिर कहें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन सभी में ही AI का यूज होता है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीनों में मनुष्य की तरह सोचने समझने की एक कैपेसिटी डेवलप करना, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य मशीनों में मनुष्य की तरह सोच समझने की क्षमता का विकास कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाती है, यह आपको याद रखना है। जैसे आभासी वास्तविकता, रोबोट्स या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। शंखनाद योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, शंखनाद योजना का मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, इसको योजना को लाने के पीछे। शंखनाद योजना कब लागू की गई थी, ये कब आई थी, तो ये 1997 में आई थी। 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1997 को शंखनाद योजना का प्रारंभ हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था जो बैगा, भारिया और शहरिया जनजाति के जो सदस्य हैं उनको कुपोषण से मुक्ति दिलाना, कुपोषण से मुक्ति शंखनाद योजना। और ये भी किसके लिए है, बैगा, भारिया एंड शहरिया, बैगा, भारिया और शहरिया शंखनाद योजना, कुपोषण से मुक्ति, 26 जनवरी 1997। कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश से किसको पद्मश्री पुरस्कार 2024 प्रदान किया है। ये वैसे तो करवा दिए हैं, पद्म अवार्ड का वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन इसमें पूछा है कि कबीर का गायन के लिए, कबीर गायन के लिए किसको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ये कालूराम बामनिया को दिया गया था। ये कबीर, गोरखनाथ, बन्नानाथ और मीरा जैसे भक्ति काल के कवियों के पदों का गायन करते हैं कालूराम बामनिया। कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध है, इनकी विशेषता है, इनका संबंध कहां से है कालूराम बामनिया का, ये देवास जिले से है मध्य प्रदेश में। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहे हैं, इनमें से कौन मध्य प्रदेश के गवर्नर नहीं रहे हैं कभी, यह हमें पूछा गया है। कुंवर महमूद अली खान, कुंवर महमूद अली खान है, ये 1990 से और 93 तक ये मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे हैं। सत्यनारायण सिंह, ये 1971 से और 77 तक मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे हैं। निरंजन नाथ बांचू, ये रहे हैं 1977-78 में राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के। ईश्वरदास रोहाणी है, दिस वन ऑप्शन सी,
ये गवर्नर नहीं रहे हैं, ये विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं ईश्वरदास रोहाणी। मध्य प्रदेश विधानसभा जो 11वीं विधानसभा थी, 11वीं विधानसभा के ये अध्यक्ष थे ईश्वरदास रोहाणी। लाइन, डेजीवील, लेजर और ड्रम ये किसके प्रकार हैं? लाइन, डेजीवील, लेजर और ड्रम ये सब प्रिंटर्स के नाम है, प्रिंटर्स के टाइप हैं। यहाँ पे देखिए पूरा टेस्ट नहीं मिलता है, करवाते हैं, इतना लेंदी हो जाता है वीडियो, तो टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाते हैं पूरे सब कंप्लीट है, जो पूरे 50 क्वेश्चन होते हैं सभी टॉपिक से। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? देखिए आपके एग्जाम में प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मेन मेमोरी, सहायक मेमोरी, इन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं एक बार आपको पूरा यहाँ से करवा देता हूँ, आपने अगर ये अच्छे से समझ लिया तो इस स्टोरेज से प्राइमरी सेकेंडरी का कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार हम कर लेते हैं इसको डिटेल में। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी या मुख्य मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी। सेकेंडरी जो होती है इसको सहायक मेमोरी, सहायक स्टोरेज डिवाइस ये कहा जाता है। ऑक्सिलरी कह सकते हैं, सहायक, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी में होता है, देखिए इसमें एक तो होता है स्थाई। स्थाई का मतलब हो गया नॉन वोलेटाइल। दूसरा इसमें कैश होता है, CACHE, ये भी प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है। और तीसरा होता है अस्थाई वोलेटाइल। वोलेटाइल ये हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी मेमोरी। मुख्य मेमोरी, इसमें 3 टाइप हैं इसके। स्थाई जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, एक कैश होती है, और तीसरा है वोलेटाइल जिसको अस्थाई कहते हैं, अस्थाई मेमोरी। ठीक है, ये 3 है। अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करें हम तो सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन चीजें आती हैं? हार्ड डिस्क है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। मैग्नेटिक डिस्क है या मैग्नेटिक टेप कहें, ये भी सेकेंडरी मेमोरी में आता है। सहायक स्टोरेज या द्वितीयक। CD रोम है, ये भी सेकेंडरी मेमोरी में आता है। CD रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। CDR होता है एक, CDR /W के नाम से आता है, इसको बोला जाता है CD रीड /राइट, ये भी सेकेंडरी मेमोरी में आता है। फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क ये भी सेकेंडरी मेमोरी में आता है। DVD है, ये भी सेकेंडरी मेमोरी में आता है। और आपका पेन ड्राइव है, ये भी सेकेंडरी मेमोरी में आता है। अब आपसे कोई भी पूछे सेकेंडरी मेमोरी का तो आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल हैं। सेकेंडरी मेमोरी सहायक मेमोरी होती है और ये एग्जाम्पल। अब हम प्राइमरी मेमोरी पे आते हैं, जो इसमें स्थाई नॉन वोलेटाइल, कैश और अस्थाई वोलेटाइल। इसमें भी जो नॉन वोलेटाइल है इसके कई टाइप्स हैं। एक होता है PROM, 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 प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये होती है प्राइमरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल। दूसरा होता है ROM, रीड ओनली मेमोरी। तीसरा होता है इसमें EPROM, EPROM होता है। और EPROM क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और चौथा होता है इसमें EEPROM, EEPROM। ये होते हैं मेन मेमोरी में जो नॉन वोलेटाइल है, स्थाई है, उसके टाइप है ये। PROM, ROM, EPROM, EEPROM। EEPROM क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो वोलेटाइल है, अस्थाई है, उसको भी देख लेते हैं उसमें क्या आता है। और ये ही पूछा जाता है जनरली एग्जाम में हमसे। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए वोलेटाइल मेमोरी, अस्थाई मेमोरी। उम्मीद है यहां से आपको ये स्टोरेज डिवाइस ऑब्लिक मेमोरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा है, हार्ड डिस्क, ये रहा हार्ड डिस्क सेकेंडरी पे, मैग्नेटिक टैप, ये रहा मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिक टैप, ऑप्टिकल डिस्क, ये रहा। तो ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। देखिए, रटने से काम नहीं चलता है, समझ के ही हम सीख सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से अभियान का प्रारंभ किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये काफी सक्सेस रही है गवर्नमेंट की, और इसी के तहत कौन से अभियान को शुरू किया था, ये हमसे पूछा गया है। 24 जनवरी 2021 को 24 जनवरी 2021 को क्या आता है, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे ही 24 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस की ई दक्ष परियोजना का उद्देश्य क्या है। मध्य प्रदेश के जो ई गवर्नेंस मॉडल है, इसमें ई दक्ष परियोजना किस उद्देश्य से लाई गई थी। ई दक्ष परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के जो अलग अलग डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अधिकारियों को, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट्स के जो ऑफिसर हैं उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट के भारत सरकार के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके तहत ई गवर्नेंस और आईटी से रिलेटेड जो परियोजनाएं हैं उनके कार्यान्वयन में संवेदनशील बनाने के लिए ई गवर्नेंस में ई दक्ष परियोजना लाई गई थी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ई गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में संवेदनशील बनाना, सी इसका करेक्ट आंसर है। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द मध्य प्रदेश। रेनफॉल की बात हो रही है मध्य प्रदेश में, कौन सा गलत है ये पूछा गया है हमसे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4 जोन बनाए हुए हैं मध्य प्रदेश में, लोवेस्ट रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल, मोर देन एवरेज और एक्सेस रेनफॉल जोन। ये 4 जोन बनाए हुए हैं मध्य प्रदेश में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। लोवेस्ट रेनफॉल जोन है वो आता है लेस देन 75 सेंटीमीटर। एवरेज रेनफॉल जोन है ये आता है 75 टू 125 सेंटीमीटर, इसके बीच में लाई करता है ये। और मोर देन एवरेज आता है 125 टू 150 सेंटीमीटर, और एक्सेस रेनफॉल है ये आता है मोर देन ग्रेटर देन 150 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा है गलत कौन सा है। लोवेस्ट रेनफॉल जोन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है, उत्तर पश्चिमी पोर्शन है, यहाँ पे बारिश कम होती है। लोवेस्ट सबसे कम बारिश, तो ये बिल्कुल सही है। एवरेज रेनफॉल जोन मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू मींस, अब तक तो क्लियर हो गया होगा, सेंट्रल मध्य प्रदेश। मालवा प्लेट्यू की बात हो इसका मतलब सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट, यहाँ पे एवरेज रेनफॉल होती है, ये बिल्कुल सही है। मोर देन एवरेज सतपुड़ा रेंज, बिल्कुल ये सही है। एवरेज से ज्यादा रेन होती है कहाँ पे, मध्य प्रदेश का जो सदर्न रीजन है, स्पेशली सतपुड़ा रेंज के नीचे का, ये भी सही है। एक्सेसिव रेनफॉल कहाँ पे होती है, एक्सेसिव रेनफॉल है जो सेंट्रल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में नहीं होती। सेंट्रल पार्ट तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं, मालवा रीजन वाला, यहाँ पे एवरेज होती है। एक्सेसिव रेन होती है जो आपका पचमढ़ी वाला रीजन है, इसमें, ना कि सेंट्रल पार्ट में। डी इनकरेक्ट है और डी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। आप रिवीजन कीजिए जितना हो सके,
टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और भी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।